बच्चों, इससे पहले 1.1 में मैंने आपको बताया था, कुछ परिभाषाएं भी बताई थी कि जिसमें बताया था मैंने सम क्या है, विषम क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, वास्तविक क्या है। ये सारी चीज़ें मैंने इससे पहले ही वीडियो में डाल दी है। चलिए 1.2 की ओर देखते हैं, जहाँ कहता है कि कथन सत्य है या असत्य कारण सहित बताएं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो यह कथन सत्य है। अब सवाल यह है कि सत्य है कैसे। याद कीजिए, मैंने इससे पहले बताया था कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। अर्थात चाहे परिमेय हो अपरिमेय हो, सब क्या है, वास्तविक हैं। तो सही में है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। जब वास्तविक संख्या का परिभाषा ही होती है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों का है ना संग्रह, क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो जब परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर वास्तविक हो सकता है, तो परिमेय क्यों नहीं होगा। तो सही बात है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, प से परिमेय, स्वांशवा से संख्या, प्लस अपरिमेय संख्या का संग्रह होती है, का संग्रह होती है। ओके, यानी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है। चलिए दूसरा कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होगा, जहां m एक प्राकृत संख्या है। सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में यह जानिए कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और मैंने इससे पहले भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि गिनती एक से ही हमेशा होती है, क्योंकि शून्य से यदि गिनती करेंगे तो वह फिर गिनती की संख्या नहीं होगी, बल्कि एक पूर्ण संख्या होगी। क्योंकि परिमेय संख्या में यदि शून्य मिल जाए तो वह एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब आप ये देखिए, यदि कोई संख्या रेखा है तो मैंने क्या कहा था, दाईं ओर क्या होता है, प्लस में होता है, धनात्मक होता है, और बाईं ओर ऋणात्मक होता है। अब यहां आप ये समझिए कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यदि m के जगह रूट 1 ले लें तो ठीक है, वो क्या होगी, प्राकृत होगी। रूट 1 प्राकृत होगी। रूट 2 को भी तोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये तो टूटेगा नहीं, क्योंकि रूट 2 क्या है, अशांत है और अनावर्ती है। लेकिन कोई आप संख्या लीजिए कि -5 ले लीजिए या -1/2 ले लीजिए, क्या यह एक प्राकृत होगी, तो आप कहिएगा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यह सारी संख्या क्या है, पूर्णांक है। तो इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य है। यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या जो है ना, वह प्राकृत संख्या नहीं होगी। आप यहां लिख सकते हो कि कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। ठीक है, यह आप लिख लोगे आराम से। अब तीसरा देखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। और यहां क्या बोलता है कि प्रत्येक परिमेय एक वास्तविक होगी। तो परिमेय प्लस अपरिमेय मिलकर वास्तविक होता है, तो क्या जितनी वास्तविक है वो केवल अपरिमेय ही होगी, परिमेय नहीं होगी। तो आप क्या कहोगे कि वास्तविक संख्या सर क्या होगी, परिमेय और अपरिमेय दोनों होगी। तो यह कथन भी क्या है, असत्य है। ठीक है, अब यह कथन असत्य क्यों है कि अब आप ये देखो कि हम कोई संख्या लेते हैं 2, 4, 5, 6, है ना, 8, ये सारी संख्या क्या है, वास्तविक भी है। ठीक है, अब कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यह कथन असत्य है। ठीक ना, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय एवं अपरिमेय दोनों हो सकती है। अब यहाँ 2 जो है
ये वास्तविक है, लेकिन क्या यह अपरिमेय है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होगी? √2 होगी, √3 होगी। यदि √4 लिख दिया जाए तो √4 इसका वर्गमूल क्या होता है बाबू? 2 होता है। तो √4 का वर्गमूल 2 होगा तो यह तो परिमेय हो जाएगा, है ना? परिमेय परिमेय होने के लिए क्या चाहिए? अंश बटे हर, तो 2 बटे कुछ नहीं तो 1। लेकिन √2 √3 ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? अशांत भी होती है और अनावर्ती होती है। मान लिया जाए कोई संख्या यदि है 0.10 100 हो जाएगा, 100 140 150 1, ये इंफिनिटी तो अनंत अनंत तक यह संख्या जो है ना चलेगी। आप इससे पहले मेरे वीडियो को देख लेना, ओके। मैंने वहां बताया है कि परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे समझ सकोगे, ठीक है ना? आप कोई संख्या 72 लो, 772 772, ठीक है, 472, यानी यह संख्या जो है ना लगातार चलते रहेगी। अपरिमेय संख्या इस तरह की ही होती है, अर्थात ये अशांत भी होती है और अनावर्ती भी होती है, यानी यह इस तरह है ना अनंत तक चलते रहेगी, ठीक है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि ऐसा बात नहीं होता है कि सही में कि चलो आपने कहा कि नहीं या ऐसा नहीं होता है, तो आप एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दें जो परिमेय हो, ठीक है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप ये देखो, आप कोई संख्या लो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, इस तरह आगे भी सब है ना। आप रूट चढ़ाओ, कौन कौन मान दे रहा है? 1 का वर्गमूल 1, इसका मान नहीं निकलेगा, ठीक है, ये जैसा है उसे उतार दो। 4 का वर्गमूल 2, या यदि यहाँ 9 भी रहे तो वर्गमूल 3। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या जितना है सबका है ना वर्ग निकालने पे मुझे अपरिमेय ही मिलती है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या देखो तो आप √1 का वर्गमूल 1 नहीं होता है, क्या यह परिमेय नहीं है? 1/1 यह अपरिमेय है, यह अपरिमेय है। लेकिन √4 क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि √4 का वर्गमूल 2। कैसे? तो देख लो, 2 गुना 2 1 निकाल दो, ठीक है, तो 2 में से 1 निकल गया, ठीक ना। तो क्या √4 का वर्गमूल 2। √9 बराबर √3 गुना 3, 1 3 निकाल लो, रूट हट गया, ठीक है। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे भी संख्या हैं जैसे √1 √4 √9 √16 √25, ठीक ना, √16 √25 √36 √49, जिसके है ना वर्गमूल क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का क्या होता है बाबू? 49 का 7। अब यह क्या परिमेय है कि नहीं? तो यह एक परिमेय है। तो अब आप ये बताओ, यह कथन क्या है? सत्य है कि असत्य है? क्या लिखेंगे? नहीं, नहीं, क्योंकि √1 या √4 या √9 के है ना वर्गमूल क्या होते हैं? एक परिमेय संख्या होते हैं। इसलिए यह कथन गलत है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो यह बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि √1 √4 √9 ऐसे भी संख्या है जिसके वर्गमूल क्या होते हैं? परिमेय होते हैं, जिसके वर्गमूल परिमेय होते हैं। इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है, ठीक है। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ऐसे आपके मैथ में लिखा हुआ है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित हो सकती है। तो मैंने इसे छोटा कर दिया क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन जो बोल रहा है मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी मैं वही लिख रहा हूँ कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसे जानने के लिए, ठीक ना, और ये समझने के लिए आपको सबसे पहले है ना समकोण त्रिभुज के बारे में जानना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज इस तरह भी बना सकते हो आप और ये इस तरह भी बना सकते हो। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। यहाँ कितना है? 90 डिग्री, और यहाँ भी कितनी है? 90 डिग्री। ये आपका कर्ण है, ठीक, ये आपका लंब है, ये नीचे में आपका आधार है, और ये
कर्ण है। ओके, लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार व्यास और कर्ण हाइपोटेनस। ठीक है, इसे आप एक कहानी की तरह समझो कि महाभारत में एक कर्ण जो थे ना बहुत बड़े है ना, दानवीर भी थे और कहा जाता है कि वो सबसे बड़े भाई थे पांडव को। तो पांडव को भले ही मालूम नहीं था, लेकिन कुंती को मालूम था कि वह सूर्यपुत्र कर्ण उसी का सबसे बड़ा पुत्र है, जिसे उन्होंने क्या किया था, एक टोकरी में पानी में बहा डाला था। ठीक है, ऐसा इसलिए किया था उन्होंने क्योंकि जब वो कुमारी थी तब किसी ऋषि का उन्होंने खूब सेवा किया था और ऋषि ने उसे वरदान दिया था जब भी यह मंत्र बोलोगी तो जिस देवता को लेके पढ़ोगी ना, वह देवता चाहे जिस जगह पे हो, जिस है ना, जिस स्थिति में हो, वह दौड़े चले आएंगे। तो उन्होंने सूर्य की आराधना की थी और तभी सूर्य भगवान आए थे और उन्हें एक पुत्र दिया था जो बचपन से ही जो था ना कवच और कुंडल लेके पैदा लिया था, जिसे कि आप लोग कर्ण के नाम से जानते हो। और भी कुछ जाने होंगे तो जानते होंगे कि वह अंग देश का राजा था। ठीक है, तो जिस तरह कर्ण सबसे बड़ा भाई था उस प्रकार समकोण त्रिभुज में भी कर्ण सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और यह कभी चेंज नहीं होता, कर्ण कभी बदलता नहीं है। ठीक है, जब आप क्लास 10th में जाओगे ना, इसे बेहतर ढंग से समझोगे कि लंब और आधार ना बदल जाता है। ठीक है, लेकिन कर्ण में चेंज नहीं होता है। पिथागोरस प्रमेय के अनुसार कि कर्ण जो है ना, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे है ना बड़ी भुजा, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। किसी समकोण त्रिभुज में यानी 90 डिग्री वाले त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, इसमें सबसे बड़ी भुजा ये, यानी इसमें भी सबसे बड़ी भुजा ये, तो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब क्या, पावर दो, वर्ग शेष दोनों भुजाओं के यानी लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। अर्थात वहीं से एक सूत्र बनकर आया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसलिए आप ये बताओ कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आप मेरे चैनल पे जाना और वहां से आपको ये मिल जाएगी पूरा, है ना, कि समकोण त्रिभुज क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है और इसके सूत्र क्या है। ठीक ना, तो चलिए अब इसे देखकर ये समझते हैं कि रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हम एक संख्या रेखा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे है ना 2 इकाई काट लेते हैं, यानी 2 मात्रक लेते हैं। क्योंकि आप ये समझो एक स्केल में क्या, आप सबसे बड़ी इकाई क्या ले सकते हो, या तो इंच में या सेंटीमीटर में। आप कोई अपने मन से है ना 2 इकाई ले लो। हमने इकाई ले लिया 1 और 2, मतलब ये आप है ना, आप मात्रक को याद रखोगे, यह O है और यह A है। हमने 2 मात्रक लिया O और A, जितना ये है उतना ही ये है। ठीक है, एक मात्रक दूसरा मात्रक। A पर एक लंब लिया, लंब यानी कैसे, आप समकोण त्रिभुज जैसे बनाते हो ना उस तरह एक लंब लोगे 90 डिग्री का, एक लंब लिया। और ये लंब कितना होगा बाबू, ये लंब हम उतना ही लेंगे जितना ये हमारी ये दूरी होगी, ये आप हमेशा याद रखोगे। आप ये समझोगे यदि यह 1 इंच है, यह भी 1 इंच होगा, या आप 2 सीएम यहाँ लेते हो, 2.5 सीएम लेते हो या 3 सीएम लेते हो, यदि यह 3 सीएम होगा यह भी 3 सीएम होगा। आपका ये दोनों मात्रक मिलके कितना होगा, 6 सीएम, यानी 3 सीएम का एक मात्रक, 3 सीएम का एक मात्रक, 1 इंच का एक मात्रक, 1 इंच का एक मात्रक, 2 सीएम का एक मात्रक, 2 सीएम का एक मात्रक। तो यदि ये 2-2 सीएम है तो ऊपर भी क्या लेंगे हम, 2-2 सीएम मात्रक लेंगे और उसे यहाँ क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, आप यहाँ चाप से काट देना। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, B, O को B से मिलाया। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, रूट 5 होगा। अब कैसे होगा, अब ये देखो आप समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण बराबर अंडर रूट क्या होता है बाबू, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर
अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब आप ये समझो कि ये तो कर्ण है ना, कर्ण। लंब स्क्वायर ये कितना है हमारा, एक मात्रक है, और ये हमने क्या लिया, एक मात्रक यहाँ, एक मात्रक यहाँ, एक प्लस एक यानी यहां से यहां तक कितना है हमारा, दो मात्रक है। तो लंब स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब स्क्वायर। लंब का मान कितना हो जाएगा बाबू, एक स्क्वायर। आधार स्क्वायर, आधार एक दो मात्रक, एक दो मात्रक। ध्यान से समझो, यदि आप 2 सीएम यहाँ लिए होने बाबू तो 2 नहीं लिखेंगे, हम एक मात्रक लिखेंगे। यानी 2 सीएम का एक जो है ना, एक नाप लिया, एक नाप यहाँ लिया, एक नाप यहाँ लिया, एक दो मात्रक यहाँ और एक मात्रक यहाँ। तो लंब स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार हमारा कितना है, 2 ना हो जाएगा, एक दो है ना, आधार स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर 4 बराबर रूट 5। यही संख्या रेखा पर आपको बताया जा रहा है कि रूट 5 को निरूपित कीजिए, ठीक। अब OB एक चाप लीजिए और यहाँ O से एक है ना, OB का एक आर्क लेके, चाप लेके, इसे आपका ये जो है आप यहाँ पर गिरा दीजिए। यही है ना रूट 5 को इंगित करेगी। ओके।